क्या दुनिया में चीन की तरह अमेरिका भी जमींदार बनने की कोशिश कर रहा है? क्या है अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते का पूरा सच? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड के बाद अब ईरान की जनता क्यों है सड़कों पर? कौन सी है भारत की वो साइलेंट आर्मी जो पहली बार इस साल गणतंत्र दिवस परेड पर दिखाई देगी? और कैसे शंघाई में बैठे एक डॉक्टर ने मुंबई में भर्ती मरीजों की सर्जरी की? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको खबरें अनकही में। क्या आपको सच में लगता है कि दुनिया अभी भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद चली थी? या फिर हम चुपचाप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां नियम बदल रहे हैं या बदल चुके हैं, सीमाएं कमजोर पड़ चुकी हैं और ताकत ही आखिरी भाषा बन गई है? वेनेजुएला में एक चुने हुए राष्ट्रपति को रातों रात हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाता है और दुनिया इसे एक ऑपरेशन कहकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि ये झटका संभलता, खबर आती है आर्कटिक के ग्रीनलैंड से। आज हम उन बिंदुओं को जोड़ेंगे जिन्हें दुनिया अलग अलग तरह से देख रही है, क्योंकि अगर आपने ये पैटर्न नहीं समझा तो अगला झटका किसी और देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद नए बदलाव की तरफ शिफ्ट हो रही है? जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में हुआ और अब जो खबरें आर्कटिक के ग्रीनलैंड से आ रही हैं, वो कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ी पहेली के दो हिस्से हैं। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। जरा उस रात की उस तस्वीर को याद कीजिए। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अंधेरा था, लेकिन आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। जिसे दुनिया के कई देश एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते थे, वहां अमेरिकी मरीन कमांडोज उतरते हैं, राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं और निकोलस मादुरो को, जी हाँ, एक देश के राष्ट्रपति को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अमेरिका इसे ऑपरेशन जस्टिस कह रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तानाशाह को हटाया है। लेकिन क्या सच में बात सिर्फ लोकतंत्र की है, या फिर बात उस काले सोने यानी तेल की है जिसके भंडार पर वेनेजुएला बैठा है? दुनिया अभी वेनेजुएला के झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि एक और खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। खबर यह है कि वेनेजुएला की तपती गर्मी के बाद अब अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड की जमती हुई बर्फ पर है। जी हाँ, ग्रीनलैंड। अब आप सोच रहे होंगे, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है संसाधनों की भूख, पावर की भूख। आपको याद होगा, अपने पिछले कार्यकाल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी तो दुनिया हंसी थी। डेनमार्क ने इसे मजाक समझा था। लेकिन 2026 का अमेरिका मजाक नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि व्हाइट हाउस ने डेनमार्क को एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया है। सौदा वही है, सुरक्षा के बदले जमीन। लेकिन इस बार लहजा रिक्वेस्ट का नहीं, डिमांड का है। आपको लगता है कि ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं? तो जरा पिछले 12 महीनों का रिकॉर्ड उठा लीजिए। साल 2025 डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। ट्रंप ने वादा किया था कि युद्ध खत्म होंगे, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक साल में अमेरिकी वायुसेना ने 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 7 देशों पर बमबारी की है? ये लिस्ट सुनिए, ये आपको डराएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। शुरुआत हुई ईरान से। जून 2025 में वहां के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। फिर बारी आई यमन की, जहां हूतियों को निशाना बनाया गया। उसके बाद सीरिया और इराक की बारी। ये पुराने युद्ध के मैदान है, लेकिन नई मिसाइलें दागी जा रही हैं। फिर आया सोमालिया का नंबर, जहां एक ही साल में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है नाइजीरिया। जी हाँ, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को जब दुनिया जश्न मना रही थी, अमेरिकी ड्रोन्स नाइजीरिया में आतंकियों पर बम बरसा रहे थे। लेकिन कैजुअल्टी हुई बच्चों और महिलाओं की भी। और 7वां देश वेनेजुएला, जिसका हाल दुनिया देख ही रही है। तो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और समझिए हो क्या रहा है। एक तरफ वेनेजुएला का तेल, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिज और रणनीतिक लोकेशन, और बीच में 7 देशों पर बमबारी। ये सब क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि ग्लोबल पुलिसमैन अब रिटायर हो चुका है। अब दुनिया के सामने एक नया अमेरिका है, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबल लैंडलॉर्ड। एक ऐसा जमींदार जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना चाहता है। इस नई अमेरिकी नीति को विशेषज्ञ ट्रंप डॉक्ट्रिन 2.0 कह रहे हैं। इसका उसूल बहुत सीधा है।
अगर हमारे पास ताकत है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले अमेरिका सॉफ्ट पावर की बात करता था, कूटनीति की बात करता था, लेकिन वेनेजुएला में जबरन सत्ता परिवर्तन और ग्रीनलैंड पर दबाव ये बताता है कि अब सिर्फ ताकत और मिलिट्री की भाषा बोली जा रही है। अब सवाल यह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका को क्यों चाहिए? तो जवाब है बर्फ के नीचे दबे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, जो आज के दौर में सोने से भी महंगे हैं। वो खनिज जिनसे आपके फोन की बैटरी बनती है, जिनसे फाइटर जेट्स बनते हैं, जिनसे ईवी गाड़ियां बनती हैं, सोलर सिस्टम बनता है। अभी दुनिया के 70% रेयर अर्थ पर चीन का कब्जा है और अमेरिका अब चीन से भीख नहीं मांगना चाहता, वो उसे छीनना चाहता है। यानी ये लड़ाई सीधे संसाधनों की है। वैसे तो न्यूयॉर्क से ग्रीनलैंड की दूरी करीब 4000 किलोमीटर की है, लेकिन ये तो हुई आम नागरिकों वाली दूरी। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो अमेरिका और ग्रीनलैंड की दूरी 0 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड के अंदर बैठा हुआ है। उत्तरी ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस है। यह अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। यानी तकनीकी रूप से अमेरिका को वहां पहुंचना नहीं है, वो वहां पहले से मौजूद है, उसे बस अपना दायरा बढ़ाना है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब एक सुपर पावर ये तय कर ले कि उसे नियम कायदों की परवाह नहीं है, तो छोटे देशों की संप्रभुता कोई मायने नहीं रखती। आज वेनेजुएला है, कल ग्रीनलैंड होगा, तो परसों किसका नंबर आएगा? ये सवाल हालांकि अभी भविष्य में है। आज की दुनिया में वापस लौटते हैं। आपको पता है, एक साल में 7 देशों पर हमले हुए हैं। ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था। मॉस्को के लिए, बीजिंग के लिए और तेहरान के लिए। संदेश ये कि अमेरिका वापस आ गया है और इस बार वो गुस्से में है। लेकिन इसका अंत क्या होगा? इतिहास गवाह है, जब भी किसी साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को इतना फैलाया है, जब भी एक साथ इतने मोर्चों पर वेनेजुएला से लेकर मिडिल ईस्ट और अब आर्कटिक तक लड़ाई छेड़ी है, तो उसके परिणाम भयानक हुए हैं। वेनेजुएला में मादुरो को हटाना आसान नहीं था, लेकिन वहां के गृहयुद्ध को संभालना मुश्किल होगा। ग्रीनलैंड को खरीदना या कब्जाना आसान लग सकता है, लेकिन यूरोप के साथ रिश्तों में जो दरार आएगी, उसे भरना नामुमकिन होगा। नक्शे पर लकीरें बदल रही हैं। कल तक हम जिन चीजों को असंभव मानते थे, जैसे किसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण या ग्रीनलैंड जैसे विशाल द्वीप का सौदा, वो आज की हेडलाइंस बन चुकी हैं। अमेरिका कहां रुकेगा, इसका जवाब शायद खुद व्हाइट हाउस के पास भी नहीं है। लेकिन एक बात तय है, 2026 की ये दुनिया 2025 की दुनिया से बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा अस्थिर और बहुत ज्यादा अनिश्चित हो चुकी है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां खड़ा है और हम पर इसका क्या असर होगा, इस पर हमारी नजर तो बनी रहेगी, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। ईरान की सड़कों पर उठी आग अब से विरोध नहीं, सत्ता के अंत का संकेत है। क्या खामनेई ईरान छोड़कर रुस जाने वाले हैं? क्या ईरान की हिजाब क्रांति को दबाने की कोशिश में खामनेई ने जिस डर पर राज किया, वही डर अब टूट चुका है? क्या बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के बाद अब ईरान में सत्ता बदलने का समय आ गया है? आज दुनिया ईरान से जो तस्वीरें देख रही है, वो सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, ये एक पूरे दौर की कहानी है। ये उस समय की आवाज है जब दुनिया भर में लोग चुप रहने से इनकार कर रहे हैं। आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं, वो सीधे ईरान की सड़कों से उठती हुई पूरी दुनिया तक गूंज रही है। ईरान, जहां हजारों लाखों युवा, महिलाएं, लड़कियां सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं, इंटरनेट पर पाबंदी है, सड़क पर गोलियां चल रही हैं और सत्ता के शिखर पर बैठा सुप्रीम लीडर अब अपने भविष्य को लेकर घबराया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, वही खामनेई जो पिछले 4 दशक से ज्यादा समय से ये मानते रहे कि सत्ता हमेशा उनके हाथ में रहेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं है, ये सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं है, और ये सिर्फ राजनीतिक दमन की खबर भी नहीं है। शायद सब कुछ मिला जुला है यहाँ पर। ये उस समाज की चीख है जिसे सालों तक दबाया गया, कुचला गया और सबसे खास बात, नियंत्रित किया गया, खास तौर पर महिलाओं के शरीर, कपड़ों और आजादी को लेकर। इस्लामिक नैतिकता के नाम पर जो हिजाब उन पर थोपा गया, इन्हीं सब मनमानियों से खामनेई के हाथों से ईरान फिसलता जा रहा है। हालांकि सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ईरान में 28 दिसंबर को जो प्रदर्शन शुरू हुए, वो अचानक नहीं थे।
ये गुस्सा कई साल से जमा हो रहा था। जब महंगाई दर 42% तक पहुंच जाती है, जब एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल 42,000 तक पहुंच जाता है, तब लोगों को समझ आने लगता है कि समस्या सिर्फ सरकार की नीतियों में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में है। जब रोटी, दाल, सब्जी, दूध सब कुछ आपकी पहुंच से बाहर होता जाए, तब गुस्सा स्वाभाविक है। ईरान में यही हुआ। लोग बाजार गए लेकिन खाली हाथ लौटे। दुकानदारों ने दुकानें खोली लेकिन ग्राहक नहीं आए। फिर दुकानदारों ने भी ताले लगा दिए। तेहरान का ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार, जो सदियों से ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन रहा है, वही बाजार बंद हो गया। इस्फहान की नक्शे जहां स्क्वायर, जो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि ईरानी पहचान का प्रतीक है, वहां नारे गूंजने लगे। मशहद, हमदान, कराज, शिराज, हर शहर में एक ही आवाज उठी, आजादी। लेकिन इन नारों में एक और नारा सबसे ज्यादा खतरनाक था, सत्ता के लिए। मौत तानाशाह को, मौत खामनेई को। यह नारा सिर्फ गुस्से का नहीं था, ये डर के खत्म होने का संकेत था। जब लोग किसी देश के सर्वोच्च नेता का नाम लेकर सड़कों पर नारे लगाने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ता की नींव हिल चुकी है। ईरान में गुस्से की आग को हवा देने में हिजाब आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। महसा अमीनी की मौत के बाद जो हिजाब विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, उसे खामनेई और उनकी सरकार ने पूरी ताकत से कुचलने की कोशिश की। मॉरल पुलिसिंग, गिरफ्तारियां, सरेआम पिटाई, जेल, फांसी की धमकी, सब कुछ किया गया। सरकार को लगा कि डर दिखाकर महिलाओं को फिर से चुप करा दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान की महिलाओं ने हिजाब को सिर्फ कपड़े का टुकड़ा मानने से इनकार कर दिया। उनके लिए ये आजादी और आत्मसम्मान का सवाल बन गया। जब सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, तब ये सिर्फ महिलाओं का आंदोलन नहीं रहा। युवा लड़के, छात्र, मजदूर, दुकानदार सब साथ आ गए। खामनेई की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने इसे एक छोटा नैतिक मुद्दा समझा, जबकि ये सत्ता के खिलाफ एक सांस्कृतिक और सामाजिक विद्रोह में बदल चुका था। जनवरी के पहले हफ्ते तक प्रदर्शन 20 से ज्यादा शहरों में फैल चुके थे। सरकार ने 21 प्रांतों में आंशिक या पूर्ण बंद की घोषणा की। वजह बताई गई ठंड और ऊर्जा संकट, लेकिन सच्चाई सब जानते थे। इंटरनेट ट्रैफिक 35% तक गिरा दिया गया। सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन आज के दौर में सूचनाओं को पूरी तरह रोकना नामुमकिन है। वीडियोस बाहर आए, बच्चों की लाशें, स्कूल यूनिफॉर्म में खून से सने शरीर, सड़कों पर गिरते लोग, ये सब दुनिया ने देखा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 लोगों की मौत हुई। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक संख्या से कहीं ज्यादा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर अपने ही लोगों की हत्या से खामनेई क्या हासिल करना चाहते हैं। और यहीं से खामनेई की कुर्सी सच में डगमगाने लगी, क्योंकि जब दमन काम नहीं करता, तब तानाशाहों के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, और ज्यादा हिंसा या फिर भागने की तैयारी। और अब खबरें आ रही हैं कि खामनेई ने प्लान बी तैयार कर लिया है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि 86 साल के खामनेई अब ये मान चुके हैं कि अगर हालात हाथ से निकल गए तो उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि खामनेई अपने बेटे मोस्तबा और करीब 20 भरोसेमंद लोगों के साथ रूस यानी मॉस्को जा सकते हैं। रूस इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और खामनेई के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि रणनीतिक भी हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद इसका उदाहरण है। जब उनकी सत्ता खतरे में पड़ी तो रूस ने उन्हें शरण दी। आज वो मॉस्को में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। खामनेई शायद वही मॉडल देख रहे हो। फर्क बस इतना है कि ईरान सीरिया नहीं है और ईरानी जनता उतनी थकी हुई नहीं है। खामनेई की सेहत भी एक बड़ा सवाल है। इजराइल के साथ जो हालिया संघर्ष हुआ, उसमें वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हुए। वो सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं। प्रदर्शन के दौरान उनका गायब रहना लोगों को और गुस्सा दिला रहा है। जब नेता अपने ही देश की सड़कों से गायब हो जाए, तब जनता समझ जाती है कि डर अब ऊपर है, नीचे नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, एक ग्लोबल पैटर्न बन चुकी है। बांग्लादेश में शेख हसीना का पतन, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का अंत, नेपाल में युवाओं का विद्रोह, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम से शुरू आंदोलन कुछ ही हफ्तों में सत्ता विरोधी क्रांति बन गया। छात्रों पर हमला हुआ तो पूरे देश ने जवाब दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। बिना भाषण, बिना इस्तीफा, सीधे भागना पड़ा। श्रीलंका में जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल में जेनजी ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सरकार गिरा दी। म्यांमार, वेनेजुएला, मिस्र, थाईलैंड, तुनिस, पाकिस्तान, हर जगह गुस्सा उबल रहा है। वजहें अलग अलग लग सकती हैं,
लेकिन जड़ एक ही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पारदर्शिता की कमी और सत्ता का अहंकार। और इन सब के बीच सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया है जिसे सरकारें जितना दबाती हैं उतना ही वो तेज हो जाता है। इंटरनेट बंद करना, प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाना, ये सब अब आखिरी सांसों की कोशिश लगती है। ईरान में हिजाब आंदोलन को कुचलने की कोशिश ने खामनेई के शासन की असल कमजोरी उजागर कर दी। उन्होंने सोचा कि डर और धर्म के नाम पर सब कुछ काबू में रहेगा, लेकिन आज ईरान की सड़कों पर जो आवाज उठ रही है वो बता रही है कि डर खत्म हो चुका है। खामनेई रूस जाएं या ना जाएं, सत्ता बचाएं या ना बचाएं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ईरान अब पहले जैसा तो नहीं रहेगा और दुनिया भी नहीं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इतिहास किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर लिखा जा रहा है। आप इस ग्लोबल पैटर्न के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें लिखकर भेजें। कल्पना कीजिए 26 जनवरी 2026, कर्तव्य पथ। हर साल की तरह देश का सर गर्व से ऊंचा, तिरंगा शान से लहराता हुआ, और उसी ऐतिहासिक रास्ते पर इस बार भारतवासी एक ऐसी सेना को देखेंगे जो ना बोलती है, ना सैल्यूट करती है, ना नारे लगाती है, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो सबसे पहले आगे बढ़ती है। वो योद्धा जिन्होंने बिना आवाज किए, बिना नाम की चिंता किए, बिना कैमरों की चमक दमक में आए दशकों से देश की रक्षा की है। इस साल देश के इतिहास में पहली बार कर्तव्य पथ पर उतरेंगे भारतीय सेना के मूक योद्धा। गणतंत्र दिवस 2026 का यह दृश्य ऐतिहासिक इसलिए भी होगा क्योंकि पहली बार इतने बड़े और संगठित रूप में भारतीय सेना अपने उन साथियों को देश के सामने ला रही है जो हथियार नहीं उठाते लेकिन युद्ध जीतने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विशेष दस्ते में शामिल होंगे 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 ज़ांस्कार पोनीज, 4 शिकारी पक्षी जिन्हें रैप्टर्स कहा जाता है, भारतीय नस्ल के 10 सेना के कुत्ते और पहले से सेवा दे रहे 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये भारत की सीमाओं पर तैनात वो सिपाही हैं जिन्होंने सियाचिन की बर्फ में, लद्दाख की ऊंचाइयों पर और आतंकवाद के सबसे खतरनाक इलाकों में चुपचाप अपना फर्ज निभाया है। इस ऐतिहासिक दस्ते की अगुवाई करेंगे बैक्ट्रियन ऊंट। ये ऊंट भारत की रणनीतिक सोच में आए बदलाव की पहचान है। हाल ही में इन्हें लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है, जहां तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, जहां सांस लेना एक चुनौती बन जाता है और जहां मशीनें अक्सर जवाब दे देती हैं। ऐसे हालात में बैक्ट्रियन ऊंट 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर आसानी से काम करते हैं। ये 250 किलो तक का वजन ढो सकते हैं, कम पानी और कम चारे में लंबी दूरी तय कर सकते हैं और दूर दराज के इलाकों में सेना तक जरूरी सामान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कर्तव्य पथ पर इन ऊंटों की अगुवाई ये संदेश देगी कि भारत अब हर भूगोल में, हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर होकर अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। इन ऊंटों के पीछे कदम से कदम मिलाकर चलेगी ज़ांस्कार पोनी। आकार में भले ही छोटी हो लेकिन हौसले में किसी से कम नहीं। ज़ांस्कार पोनी लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल है जिसे अब भारतीय सेना ने अपनी ताकत बनाया है। -40 डिग्री तापमान, बेहद ऊंचाई वाले इलाके और खतरनाक रास्ते, ज़ांस्कार पोनी इन सब में 40 से 60 किलो वजन तक लेकर चलती है। साल 2020 से ये पोनी सियाचिन जैसे कठिन क्षेत्रों में सैनिकों के साथ तैनात की गई हैं और कई बार एक ही दिन में 70 किलोमीटर तक गश्त कर चुकी हैं। कर्तव्य पथ पर इनका चलना सिर्फ परेड नहीं होगा, ये भारत के स्वदेशी संसाधनों पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक होगा। इस परेड में जब 4 शिकारी पक्षी यानी रैप्टर्स नजर आएंगे तो भारत की सैन्य सोच का एक और आधुनिक चेहरा सामने आएगा। ये पक्षी सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये सेना की निगरानी और सुरक्षा अभियानों का अहम हिस्सा है। संवेदनशील इलाकों में हवाई निगरानी, संभावित खतरों की पहचान और सुरक्षा अभियानों में इनकी भूमिका बेहद अहम है। जब ये रैप्टर्स कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगे तो ये साफ संदेश होगा कि भारत अब युद्ध को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीति और प्रकृति के संतुलन के साथ लड़ रहा है। लेकिन इस परेड का सबसे भावुक और सबसे गर्व से भर देने वाला दृश्य तब आएगा जब भारतीय सेना के सैन्य कुत्ते कर्तव्य पथ से गुजरेंगे। इन्हें प्यार से कहा जाता है मूक योद्धा। ये वही योद्धा हैं जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में सबसे आगे रहते हैं, जो विस्फोटकों और बारूदी सुरंगों को पहचानते हैं, जो भूकंप, बाढ़ और मलबे में दबे लोगों को ढूंढ निकालते हैं। ये डॉग्स मेरठ स्थित रेमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स में प्रशिक्षित किए जाते हैं, जहां इन्हें सिर्फ आदेश मानना नहीं बल्कि सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना सिखाया जाता है। इन मूक योद्धाओं ने कई बार अपनी जान की परवाह किए बिना सैनिकों की जान बचाई, कई बार गोलियों के सामने खड़े हुए हैं, कई बार विस्फोट से पहले खतरे की पहचान की है।
हर भारतीय सैनिक जानता है कि अगर ये मूक योद्धा साथ हो तो मिशन ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सफल होता है। गणतंत्र दिवस 2026 पर जब ये सैन्य कुत्ते कर्तव्य पथ से गुजरेंगे तो वो सिर्फ परेड नहीं करेंगे, वो पूरे देश को अपने साथियों की बलिदान की याद दिलाएंगे। इस परेड में एक और मजबूत संदेश छुपा है और वो है आत्मनिर्भर भारत का संदेश। भारतीय सेना अब मुधौल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कोम्बई और राजा पलायम जैसी भारतीय नस्लों के कुत्तों को बड़े स्तर पर शामिल कर रही है। ये नस्लें भारत के मौसम, भूगोल और परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। कर्तव्य पथ पर इनका चलना ये दिखाएगा कि भारत अब अपनी जड़ों पर भरोसा कर रहा है और अपनी ही क्षमताओं से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। 26 जनवरी 2026 को जब पूरा देश इस परेड को देखेगा तो एक पल ऐसा आएगा जब शब्द कम पड़ जाएंगे। वो पल होगा जब मौन बोलेगा और पूरा भारत गर्व से खड़ा हो जाएगा। ये परेड सिर्फ ऐतिहासिक नहीं होगी, ये भावनात्मक होगी, प्रेरणादायक होगी और हर भारतवासी को ये एहसास कराएगी कि हमारी सेना सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि उन हर साथी की है जो इस तिरंगे के लिए जीते हैं और जरूरत पड़े तो चुपचाप बलिदान भी दे देते हैं। यही है भारत के मूक योद्धा और यही है नए भारत का गर्व। मुझे खबर आप तक पहुंचाते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो सोचिए 26 जनवरी 2026 को क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आपका ऑपरेशन कर सकता है? क्या बिना एक भी कदम अस्पताल में रखे सर्जन किसी दूसरे देश से किसी मरीज की जान बचा सकता है? ऐसा सीन तो आपने किसी साइंस फिक्शन फिल्म में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि कल्पना से भी परे की बात लगती है। लेकिन इसी कल्पना को सच बना दिया है आज की मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी ने। जी हाँ, मुंबई और चीन के शंघाई के बीच हुई एक अनोखी सर्जरी ने मेडिकल वर्ल्ड को यही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। चीन का शंघाई शहर, जिसकी हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहलाए जाने वाली मुंबई से करीब 5000 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी के दरमियान मुंबई में 2 मरीजों की सर्जरी की गई। खास बात यह कि सर्जरी किसी वीडियो सलाह तक सीमित नहीं थी। शंघाई में बैठे डॉक्टर ने रिमोट और रोबोट की मदद से मुंबई के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद मरीजों का रियल टाइम ऑपरेशन किया। पहला मरीज प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित था और दूसरा किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। दोनों ही जटिल सर्जरीज थी, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। पड़ गए ना आप सोच में कि ऐसा भी हो सकता है? हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है। यह सर्जरी मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में की गई। खास बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशल परमिशन ली गई थी। यानी ये प्रयोग पूरी तरह से कानूनी था, सुरक्षित था और निगरानी में किया गया। अब आपको बताते हैं कि सर्जरी कितनी सटीक थी। सर्जरी की सटीकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शंघाई में बैठे सर्जन के हाथों की हरकत और मुंबई में मौजूद रोबोट की प्रतिक्रिया के बीच सिर्फ 132 मिलीसेकंड का अंतर था। यह इतना कम समय है कि इंसानी आंख फर्क महसूस भी नहीं कर सकती। तो ऑपरेशन कामयाब रहा और दोनों ही मरीज स्वस्थ हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस तकनीक के बारे में। इस सर्जरी में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ उसे टुमाई रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम कहा जाता है। ये एक अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम है जिसे खास तौर पर टेली सर्जरी के लिए डिजाइन किया गया है। टुमाई सिस्टम दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसे अमेरिकी एफडीए ने रिमोट सर्जरी के लिए मंजूरी दी है। इस तकनीक में डॉक्टर को 3D हाई डेफिनेशन दृश्य मिलता है जिससे वो शरीर के अंदर की संरचना को बेहद साफ देख सकता है। इसके साथ ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन और 5G या ब्रॉडबैंड जैसी तेज नेटवर्क तकनीक का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि डॉक्टर के आदेश और रोबोट की हरकत में देरी लगभग ना के बराबर होती है। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी और पार्शियल नेफ्रोक्टोमी जैसी सर्जरी आमतौर पर बहुत ज्यादा सटीकता मांगती है। इनमें जरा सी भी चूक गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस रिमोट सर्जरी ने यह साबित कर दिया कि तकनीक अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां दूरी लगभग बेअसर हो गई है। इस सर्जरी का नेतृत्व शंघाई में बैठे डॉक्टर टीबी युवराज ने किया, जिनके पास 4100 से अधिक रोबोटिक सर्जरीज का अनुभव है। वो कोकिलाबेन अस्पताल में यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के निदेशक हैं। उनका कहना है कि रिमोट रोबोटिक सर्जरी की क्षमता भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली शल्य चिकित्सा को हर कोने तक पहुंचा सकती है। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा फायदा ये रहा
कि अब किसी मरीज को दुनिया के सबसे अच्छे सर्जन तक पहुंचने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे शहरों या दूर दराज के इलाकों में बैठे मरीज भी बड़े विशेषज्ञों से इलाज करवा सकेंगे। इससे न सिर्फ समय और खर्च बचेगा, बल्कि आपात स्थितियों में जान बचाने की संभावना भी बढ़ेगी। हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। मजबूत और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन, साइबर सुरक्षा, कानूनी अनुमति और तकनीकी ट्रेनिंग जैसी चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन जिस तरह ये सर्जरी सफल रही है, उससे यह साफ हो गया है कि इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। डॉक्टर युवराज का मानना है कि भारत और दुनिया के लिए एक नया रास्ता खोलता है। आने वाले समय में रिमोट रोबोटिक सर्जरी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि देश के भीतर भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि मुंबई और शंघाई के बीच हुई ये सर्जरी सिर्फ दो मरीजों की कहानी नहीं है, ये उस भविष्य की झलक है जहां इलाज की सीमाएं खत्म हो जाएंगी और डॉक्टर की काबिलियत दूरी से नहीं बंधी होगी। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये संभव है, सवाल ये है कि ये तकनीक कितनी तेजी से आम लोगों तक पहुंचेगी। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं एक बेहद मनमोहक नजारा। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में हुई बर्फबारी का देश भर से आए सैलानी पूरे उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। वैसे तो सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है। कश्मीरी भाषा में सोना और मर्ग का मतलब घास का मैदान। लेकिन चारों ओर फैली सफेद बर्फ की चादर ने सोनमर्ग को इस वक्त स्नो सिटी बना दिया है। बर्फ से ढकी वादियां, ठंडी हवाएं और सुकून भरा माहौल हर किसी का दिल जीत रहा है। हाँ, दिल्ली में 300 के पार AQI में बैठे लोगों के लिए ये जो तस्वीरें हैं, ये जख्म पर नमक का काम कर सकती हैं।